नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले दिनों से बहुत सारे विद्यार्थी जो है बार बार ये जानना चाह रहे हैं कि नई भर्तियां जो है वो कब तक होने की संभावना है और क्या क्या और कौन कौन सी भर्तियां जो है सबसे पहले संभावित है। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो जैसी वर्तमान समय में परिस्थितियां बनी हुई है और जो कुछ आप लोग सुन रहे हैं उसके अनुसार लगभग सभी विभागों में, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन वाला मामला हो, पंचायत विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार की भर्तियां आना संभावित है और अच्छे पदों पर सभी क्षेत्रों में भर्तियां होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ तक कि पुलिस में और शिक्षा विभाग में बड़ी भर्तियां होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा 3 मुद्दों पर, जिनमें पहला मुद्दा तो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का बार बार ये पूछना है कि रीट के लिए क्या नवीन परीक्षा होने वाली है या होगी या नहीं होगी। दूसरा, शिक्षक ग्रेड सेकंड को लेकर के और व्याख्याता को लेकर के क्या स्थितियां हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अभी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, अभी जो चल रहा है, आप लोग भी अच्छे से उसके बारे में जान रहे हैं ऑलरेडी। उसके अनुसार ये फाइनल है दोस्तों कि सुनिश्चित रूप से बहुत जल्द जो है नई रीट के लिए एग्ज़ाम होना तय है। इसलिए तय है कि अगली थर्ड ग्रेड की भर्ती होने से पहले निश्चित रूप से एक रीट की परीक्षा होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो पिछली रीट परीक्षा के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए होना जरूरी है और साथ ही साथ बहुत सारे नए विद्यार्थी जो कि बीएड और डीएलएड के माध्यम से पास आउट होकर के निकले, उनके लिए भी होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि बहुत जल्द जो है एक नई रीट आपको देखने को मिलेगी। सुनिश्चित रूप से ऐसा होना तय है। तो जो लोग रीट के लिए अभी अपने आप को तैयार करना चाह रहे हैं, वो अभी से उसके लिए लगें और पूरा प्रयास करें। रीट का सिलेबस आपको पता है, प्रारंभ से लेकर आज तक, जब टेट के नाम से एग्जाम होता था तब से लेकर आज तक इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, मैक्सिमम चीज़ें हुई है। तो वो अपनी तैयारी इसमें शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, ग्रेड सेकंड और व्याख्याता की यदि हम बात करें तो सुनिश्चित रूप से जो वर्तमान समय के अंदर सूचनाएं मिल रही है, आप भी सुन पा रहे हैं, उसके अनुसार लगभग जून के महीने से पहले पहले और भी मई के महीने में पूरी संभावना है कि इन दोनों में से किसी एक भर्ती के लिए आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए, सुनिश्चित रूप से। क्योंकि वैसे भी चुनावी वर्ष है, तो आपको पता है समय पर सरकार ये सब कुछ करवाने की कोशिश करेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर शिक्षक ग्रेड सेकंड और व्याख्याता, इनके लिए मई जून का महीना लगभग तय सा मान के चलिए कि उस समय इसकी विज्ञप्ति निश्चित रूप से आने की संभावना रखती है। इसके बाद में अब बात आती है दोस्तों कि इनमें से सबसे पहले क्या होगी। जैसे आपने देखा होगा रीट, शिक्षक ग्रेड सेकंड और व्याख्याता, इनमें सबसे पहले क्या होगी। तो रीट तो एक क्वालिफाई एग्जाम है, तो इसको लेकर के हम ये सोच सकते हैं कि सरकार अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कभी भी इसको करवा सकती है। लेकिन ये जो 2 भर्ती परीक्षाएं हैं, शिक्षक ग्रेड सेकंड और व्याख्याता, इनमें से पहले कौन सी और कब आने की संभावना है। तो दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा सबसे पहले होने की संभावना है। पिछली बार की तरह, पिछला जो क्रम था व्याख्याता का पहले, ग्रेड सेकंड का उसके बाद और ग्रेड थर्ड का उसके बाद एग्जाम हुआ, लगभग उसी पैटर्न पे ये मान के चलिए कि सबसे पहले आप लोगों को अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट में कौन सी भर्ती देखने को मिलेगी, व्याख्याता भर्ती। और दोस्तों, बड़ी संख्या में ये भर्ती इस बार होने वाली है, यानी कि हजारों की संख्या में इसमें पद होने वाले हैं। पहले अब तक की भर्तियों में सबसे बड़ी व्याख्याता भर्ती संभावित है। इसलिए जो लोग अपनी बीएड के बाद में पीजी कर चुके हैं, पीजी पास आउट हैं और जिनको फाइनली व्याख्याता बनना है, वो अपनी तैयारी में अभी से लगेंगे, तो निश्चित रूप से उनको सुनिश्चित सफलता की दिशा मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे 2 सवाल। पहले नंबर पर कौन कौन सी भर्तियां किस किस विभाग में आने की संभावना, कब तक आने की संभावना है, और दूसरा था इनमें सबसे पहले क्या होने की संभावना। तो व्याख्याता भर्ती परीक्षा सबसे पहले होने की संभावना है और निश्चित रूप से मान के चलिए सबसे पहले ये विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद ग्रेड सेकंड की। और इसी दरमियान
कोई भी निश्चित तारीख नहीं हम बता सकते, लेकिन लगभग इन्हीं के आसपास में जो है रीट का एक विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा और रीट के लिए पात्रता परीक्षा सुनिश्चित रूप से होगी। तो ये तो थी हमारी पहले नंबर की सूचना जिसको लेकर के हमें बात करनी थी। दोस्तों, एक दूसरा बड़ा सवाल आप में से बहुत से लोगों के मस्तिष्क में है और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी बार बार इसको लेकर के अपने कमेंट्स भी भेजते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बार बार ये भी लिखते हैं कि इनमें से बेहतर क्या है, क्या हमें करना चाहिए। तो क्यों ना आज इस मुद्दे को लेकर के हम थोड़ी सी बात कर लें। एक है दोस्तों कोचिंग और दूसरा सेल्फ स्टडी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि कोचिंग करना ज़्यादा अच्छा है या सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, मैं दोनों के ही फायदे और नुकसान आपको बताने वाला हूँ। उससे आप लोगों को डिसीजन लेने में सुविधा रहेगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कोचिंग की। कोचिंग कौन से विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सेल्फ स्टडी कौन से विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस मुद्दे को लेकर के हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कोचिंग का मतलब क्या होता है ये हमें समझ में आना चाहिए। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, वो ये समझ के करते हैं कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं तो पक्का पास हो ही जाऊँगा, निश्चित रूप से मेरी तो जॉब लग ही जाएगी। और ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। दोस्तों, किसी भी सूरत में किसी भी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करने का मतलब हमारी सक्सेस से नहीं लगाया जा सकता। किसी भी सूरत में हम सफल होंगे ये नहीं सोचा जा सकता। कोचिंग जो होता है ना, वो अपने को 3 फायदे देता है। पहले नंबर का फायदा देता है नियमितता, उससे हमें मिलती है। फर्स्ट नंबर पर हम नियमित हो जाते हैं, रेगुलर हम पढ़ते हैं। जैसे 4 घंटे 5 घंटे कोचिंग क्लासेज है तो हम फाइनली 4-5 घंटे पढ़ते हैं और 4-5 घंटे यदि हम विषय वस्तु के संपर्क में रहेंगे, चाहे किसी भी तरह से रहें, तो दोस्तों हमारा ब्रेन तो वॉश होता ही होता है। निश्चित रूप से काफ़ी कुछ हम उससे सीख पाते हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो फायदा होगा वो क्या होता है, कोचिंग से हमारा टाइम जो होता है ना, उस टाइम को हम उस दिशा में लगा पाते हैं, नियमितता बनती है। दूसरे नंबर का फायदा होता है दोस्तों, कई बार वो विद्यार्थी जो पहली बार किसी कंपटीशन के लिए बैठ रहा है, उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोचिंग ज्वाइन करने से उसको एक दिशा मिल जाती है कि मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, दिशा उसको मिल जाती है। इस वजह से कोचिंग दूसरा फायदा अपने को देता है नियमितता के बाद में दिशा देने का, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना ये बताना। और थर्ड नंबर का जो फायदा होता है वो होता है दोस्तों, एक कंपटीशन की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। घर बैठकर जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि मार्केट में कितना कंपटीशन है, कौन सा स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, कितना उसको ध्यान है, कितना मुझे ध्यान है। जब क्लास में हम बैठते हैं ना, तो वहाँ हमें पता चलता है कि कितना कंपटीशन है जिसके अंदर मैं उस परीक्षा को देने वाला हूँ और मैं किस स्थिति में हूँ। तो वो अपना मूल्यांकन कर पाता है, स्व विवेक से उस दिशा में काम कर पाता है। तो ये 3 फायदे होते हैं दोस्तों कोचिंग करने के। अब दोस्तों बात आती है कोचिंग किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना दोस्तों कि अगर बेहतर तरीके से किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में 1 बार 2 बार किसी ने कोचिंग कर ली है और फिर भी वो किसी परीक्षा के लिए फिर कोचिंग करना चाहता, तो ज़्यादा बेहतर है कि वो कोचिंग करने से अच्छा सेल्फ स्टडी करे। क्योंकि कोचिंग में जो नियमितता मिलनी होती है वो निश्चित रूप से उसको खुद को बनाने की ज़रूरत है और कोचिंग में जो दिशा मिलनी है वो ले चुका है। इसके अलावा कंपटीशन क्या चीज़ है ये वो महसूस कर चुका है। इसलिए उस व्यक्ति के लिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है अपेक्षाकृत कोचिंग से। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें कि कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं मैं तो कोचिंग करना ही चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरी नियमितता रहती है। तो नियमितता रहती है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ कर के हम सफल होंगे ये हमारे माइंड में नहीं हो। हम नियमितता के लिए पढ़ें, हम दिशा लेने के लिए पढ़ें और हम जो है किस तरह से कंपटीशन के अंदर हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं वो वहाँ माहौल देखने के लिए पढ़ें। लेकिन ये सोचकर नहीं पढ़ें कि मैं यहाँ पढ़ करके सफल हो ही जाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कई बार आपने देखा होगा किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के बाद में निश्चित रूप से ये जरूर कहते हुए मिलेंगे कि हमने जो पढ़ा था उसमें से तो बहुत कम आया, जो पढ़ा है उसमें से तो ऐसा आया ही नहीं, वैसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा होता नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता, पढ़ाए हुए में से बहुत कुछ आता है। लेकिन परीक्षा का जो पैटर्न होता है, प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्नों की भाषा होती है ना, वो थोड़ी सी बदली हुई होती है। और जब हम कोचिंग पे 100% ये सोच के बैठ जाते हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं बस वो लाइनें ही मुझे रटनी है और कुछ नहीं करना है, तो फिर वो वहाँ भाषा बदलती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते। इसलिए कोचिंग से दिशा लेनी होती है। बाकी करना कैसे है,
पेपर को सोल आउट कैसे करना है, क्या किस लेवल से हमें तैयारी करनी है, वो खुद को सोचने की जरूरत होती है। तो यहां समझने की जरूरत यह है। अब बात आती है दोस्तों सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी दोस्तों उस व्यक्ति के लिए सबसे बेहतर है जो व्यक्ति एक बार कम से कम कोचिंग ले चुका है और उस व्यक्ति ने नियमितता क्या होती है ये भी समझ लिया, कंपटीशन क्या होता है ये भी समझ लिया, और साथ ही साथ उसने जो पढ़ना है, क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है वो भी समझ लिया। अब उस विद्यार्थी के लिए सबसे बेहतर यदि कोई विकल्प है ना, तो वो है कि जो विषय वस्तु उसके पास उपलब्ध है और कोई बुक्स उसको चाहिए अच्छे से तो वो ले सकता है, और उसके बाद में वो सेल्फ स्टडी करे, ये उसके लिए सबसे बेटर विकल्प है। और दोस्तों मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं, मानता हूं, और आप भी मानते हैं, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं जितने भी विद्वान साथी है उनसे भी आप पूछेंगे ना तो वो यही बताएंगे कि सबसे बेटर जो विकल्प है ना वो सेल्फ स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना आदमी को निश्चित रूप से आगे ले जाता है। तो सेल्फ स्टडी तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है ही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है तो लोग कोचिंग क्यों करते हैं या कोचिंग की दिशा में क्यों जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि 3 फायदे होते हैं उनके लिए कोचिंग जाना। एक प्रकार से उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी होता है जो पहली बार कंपटीशन में बैठते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-2 बार सेल्फ स्टडी करके परीक्षा में बैठ जाते हैं और कभी किसी कोचिंग या किसी मार्गदर्शक के संपर्क में नहीं आते, तो वो समझ ही नहीं पाते 2 बार तो कि पेपर कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। इसलिए कुछ चीजें समझने के लिए हमें कोचिंग का सहारा लेना होता है। लेकिन सफलता के लिए दोस्तों यदि कोई चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो वो क्या है, सेल्फ स्टडी है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अब दोस्तों बात आती है कि मैं अंतिम रूप से आपको क्या कहना चाहता हूं कि आप लोगों को आने वाली परीक्षा के लिए कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कहता कि आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहिए, और नहीं मैं डायरेक्ट ये बोलता है कि आपको 100% सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए, आपको अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि मैं सेल्फ स्टडी करके सब कुछ कर पाऊंगा इस कंपटीशन के अंदर और इतनी मेहनत कर पाऊंगा तो मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैं बेहतर तरीके का जो मैटर है, बहुत अच्छी विषय वस्तु है, वो अपने आप के लिए तैयार कर पाऊंगा तो सेल्फ स्टडी बेटर है। और अगर आपको लगता है कि अभी तक तो आपको ये भी पता नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे ये भी पता नहीं है कंपटीशन जो हो कितना भारी है, मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं टाइम पर पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी पृष्ठभूमि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि मैं तो 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर कोई काम आ जाएगा तो इधर उधर डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर उसको क्या करने की, कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि दोस्तों ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें तभी मिलते हैं जब हम एक माहौल में जाते हैं। तो यहां पर अंतिम डिसीजन तो आपको करना है कि क्या अच्छा और क्या नहीं है। मेरी नजर के अंदर दोनों चीजें अपनी अपनी जगह बेहतर है। कोचिंग किन विद्यार्थियों के लिए बेहतर है ये मैंने आपको बताया, सेल्फ स्टडी किन के लिए बेहतर है ये मैंने आपको बताया। एक बार और फिर बता देता हूं, पहली बार कोई कर रहा है तो कोचिंग का सहारा लेते हुए आगे बढ़ता है तो वो अपनी ऊर्जा को डबल बना पाता है, और जो 1 बार कोचिंग कर चुका, 2 बार कोचिंग कर चुका तो उसको उसका फायदा लेना चाहिए और सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आपने कई बार महसूस किया होगा दोस्तों कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचने में ही अपना टाइम खराब कर देते हैं कि मैं तो यहाँ कोचिंग में आ गया तो अब तो यहाँ जो बताएंगे उससे एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं करूंगा और फिर 100% मेरा चयन हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चयन होता सेल्फ स्टडी से। मैं आपको बता रहा हूँ दिशा अपने को कहीं से भी लेनी होती है, पर चयन के लिए, सफलता के लिए हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें सोचना है, खुद की क्षमताओं के आधार पर सोचना है कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। हम कोचिंग करते हुए सेल्फ स्टडी करके बेटर कर सकते हैं तो हमें ये ज्वाइन करना चाहिए। हम सेल्फ स्टडी से ही बहुत कुछ कर सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए, लेकिन मौका नहीं चूकना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने पिछली परीक्षाएं दी है और वो पिछली सभी परीक्षाओं के अंदर उसको लगता है कि वो सफलता की स्थिति में नहीं है, तो दोस्तों वो निश्चित रूप से ये सोचेगा कि मुझे दोनों करना चाहिए, कोचिंग भी करना चाहिए, सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। लेकिन वो ये सोचे उनमें भी बेहतर क्या, वो खुद के सोचे, खुद के सोच करके प्रयास करें, है ना। दूसरी बात ये कि हम बार बार किसी से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ चीजें आप अपने जगह अपने विवेक से सोचने की शुरुआत करो। दूसरा व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बताता, मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा, दूसरा दूसरे के हिसाब से बताएगा, लेकिन आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है वो सिर्फ आप सोच सकते हैं। मेरी बातें हो सकता है बहुत से लोगों को सही नहीं लगी हो, बहुत से लोगों को ऐसा लगा हो कि मैंने जो बोला केवल मतलब उस हिसाब से बोला है कि भाई कोचिंग भी करना चाहिए या फिर यूँ बोल दिया सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों।
ये मेरी सोच है, इस सोच को आप कहाँ तक समझ पाते हैं। ऐसे ही आपकी सोच हो सकती है, आप उसको कहाँ तक समझ पाते हैं। मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया, और ये भी बहुत सारे कमेंट्स विद्यार्थियों के थे इसलिए कि आखिर दोनों में से क्या बेहतर है। तो दोनों मेरी नज़र में किस तरह से बेहतर है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर अंतिम रूप से ये कहना चाहूँगा कि आने वाली परीक्षाओं को आपको चूकना नहीं है। आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी अभी से करनी है। चाहे आप सेल्फ स्टडी करें तो भी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, कोचिंग के माध्यम से करें तो भी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। कोचिंग करने वाले विद्यार्थी जो होते हैं वो समय पर कोचिंग करके फिर सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कई बार तो सेल्फ स्टडी में पहले लग जाते हैं, बाद में फिर कोचिंग की तरफ भागते हैं, तो फिर हड़बड़ाहट के अंदर हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें पहले डिसीजन लेना, निर्णय लेना, सोचना है कि 1-2 दिन में सोचिए कि मुझे करना क्या है, किस तरह से सेल्फ स्टडी से या कोचिंग से आगे बढ़ना, और बस उसी दिशा में प्रयास करना है। क्या भर्ती परीक्षाएं तुम्हारे लिए आने वाली है, तो देखो रीट भी 100% होने वाला, ग्रेड सेकंड भी होने वाला, और व्याख्याता भी होने वाला, और रीट होगा तो थर्ड ग्रेड भी होगा। इसका मतलब फाइनली आप लोगों के सामने तीनों शिक्षक भर्तियां हैं। इसलिए तीनों के लिए आप लोगों को, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जो आप बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से मेरी कुछ चर्चाएं, ये बातें आपको उपयोग में आएगी, आप इनको समझ पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। इसके बाद में बहुत जल्द दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कि आखिर हम तैयारी किस तरह से शुरू करें इस बार, कि आने वाली परीक्षा में हमारी जीत हो ही। बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना, वो तैयारी की दिशा को नहीं समझ पाते, तैयारी करने के तरीके को नहीं समझ पाते। तो क्यों ना इस बार हम तरीके पर चर्चा करेंगे। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, कैसे करें तैयारी जिससे सुनिश्चित रूप से हमें सफलता मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।